हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। एंड आज हम लोग सीरीज़ 10 पर पहुंच गए हैं, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट, इम्पॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स, कंडीशन और टाइप्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये मैंने आपको बताया था, हर बार मैं आपको ये वाला स्लाइड ज़रूर दिखाती हूँ, जिससे आप लोगों को ये समझ आ जाए कि जो रेड कवर्ड पार्ट है वो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, और जो अभी उसके बाद वाले टॉपिक्स हैं वो हम अभी कंटिन्यूशन में सीरीज़ में लेकर आ रहे हैं। तो आज हम लोगों ने करना है डिसीज़न मेकिंग के बारे में, कि डिसीज़न मेकिंग का कंसेप्ट क्या है, डिसीज़न मेकिंग का प्रोसेस, टाइप्स क्या हैं, टेक्निक्स एंड टूल्स क्या हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में इस सीरीज़ में कवर करेंगे, और ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है, जिसके अंदर केवल डिसीज़न मेकिंग का कंसेप्ट क्या है, डिसीज़न मेकिंग टाइप्स क्या हो सकते हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। और नेक्स्ट जो सीरीज़ है उसमें हम लोग टेक्निक्स और टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं डिसीज़न मेकिंग के बारे में, कि डिसीज़न मेकिंग होता क्या है। देखिए, डिसीज़न मेकिंग का मतलब क्या हुआ कि डिसीज़न बनाना। अब हमें ये पता है ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स के पास बहुत सारा काम होता है, और मैनेजर के पास एक मेन इंपॉर्टेंट काम ही क्या होता है कि उसको डिसीज़न लेना होता है, कि जिससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव हो जाएं, और उसके अलावा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल्स हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करें, रेवेन्यू हाई करें। तो इस टाइप के जो डिसीजंस होते हैं वो एक मैनेजर को लेने पड़ते हैं। तो वो डिसीज़न कैसे ले सकता है, किस तरीके से वो वैलिड डिसीज़न फॉर्म कर सकता है, हम उसके बारे में बात करेंगे आज डिसीज़न मेकिंग में। तो डिसीज़न मेकिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, और उसमें से हमें एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना होता है, उसको हम बोलते हैं डिसीज़न मेकिंग। डिसीज़न का मतलब होता है एक चॉइस करना बिटवीन, हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स में से या वेरियस डिसीजंस में से बहुत सारे डिसीजन हमारे पास हैं, उसमें से किसी एक बेस्ट डिसीजन को चूज़ करना, उसको हम बोल रहे हैं डिसीज़न मेकिंग। ये एक मेंटल प्रोसेस होता है, जिस मेंटल प्रोसेस में हम लोगों के पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से हमें किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन को ही सेलेक्ट करना होता है। डिसीज़न मेकिंग बेसिकली हमें क्या हेल्प कर देता है कि लास्ट में वो हमें एक आउटकम देता है, एक वैलिड एक्शन में, एक रिकमेंडेशन के रूप में, एक ओपिनियन के रूप में। तो वो हमारा एक डिसीज़न मेकिंग का आउटकम होता है। तो फाइनली जो डिसीज़न मेकिंग होता है वो क्या है कि डिसीज़न मेकिंग का मतलब होता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में, हर एक मैनेजरियल फंक्शन में हमें हेल्प करे। डिसीज़न मेकिंग बेसिकली, इसको हम सिंपल टर्म्स में यही बोल सकते हैं कि डिसीज़न मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हमारे पास बहुत सारे डिसीज़न होते हैं, और उन बहुत सारे डिसीज़न में से हमें किसी एक बेस्ट डिसीज़न को चूज़ करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे डिसीज़न मेकिंग। अब डिसीजंस तो हमें लेने के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं हमारे पास, है ना। अब डिसीज़न क्योंकि हमें रेगुलर बेसिस पे लेने होते हैं, तो हम अलग अलग सिचुएशन फेस करते हैं डेली बेसिस पे। तो हमने उन कंडीशंस को 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, एक सर्टेनिटी कंडीशन, रिस्क कंडीशन और अनसर्टेनिटी कंडीशन। यानी कि जो डिसीज़न बनाए जाते हैं वो इन 3 कंडीशंस के बेसिस पे डिसीज़न बनाए जाते हैं। कभी हमसे पूछा जाता है कि कितने कंडीशंस के बेसिस पे डिसीज़न मेकिंग हो सकती है, तो 3 कंडीशंस में उसको कैटेगराइज किया गया है। एक होती है सर्टेनिटी, एक होता है रिस्क, और एक होता है अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी कौन सी कंडीशन होती है? सर्टेनिटी होता है जहाँ पे डिसीज़न मेकर को पता होता है सारे आउटकम, सारे ऑल्टरनेटिव्स के बारे में, यानी कि उसको अवेयर होता है वो प्रॉब्लम के बारे में, वो सर्टेनिटी कंडीशन होती है। रिस्क कंडीशन होती है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगती है, जहाँ पे 50-50 चांसेस होते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अनसर्टेनिटी होता है जहाँ पे अनसर्टेन होती है, हर एक चीज़ हमें कुछ पता ही नहीं है, जिसके बारे में जो डिसीज़न मेकर होता है वो किसी भी चीज़ को एस्टिमेट करने में फुलफिल नहीं होता, तो वो आपका अनसर्टेनिटी कंडीशन होता है। देखते हैं एक बार सर्टेनिटी कंडीशन। सर्टेनिटी कंडीशन क्या हुआ कि जिसमें मैनेजर के पास इनफ इंफॉर्मेशन होती है कि वो कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है ना, जिसको उसको बनाना होता है, या कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स उसके पास हो सकते हैं। तो उसके पास प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, वो होती है आपकी सर्टेनिटी कंडीशन। और इस कंडीशन में जो डिसीज़न मेकर होता है, इस कंडीशन में जो डिसीज़न मेकर होता है वो बेसिकली
जानता है कि व्हाट द ऑल्टरनेटिव्स आर, कि उसके पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स होंगे, व्हाट कंडीशंस आर एसोसिएटेड विद ईच ऑल्टरनेटिव, और जितने भी ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं उनकी कौन कौन सी कंडीशंस उनके साथ कनेक्टेड हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है किसी चीज़ की, तो वो चीज़ें अवेयर होती हैं डिसीजन मेकर को, यानी कि जो मैनेजर डिसीजन ले रहा है उसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकर। तो डिसीजन मेकर यहाँ पर हर एक कंडीशन के बारे में सर्टेन होता है, यानी कि उसको हर एक चीज़ के बारे में, हर एक आउटकम्स के बारे में इनफ इन्फॉर्मेशन होती है कि जिससे वो बेस्ट डिसीजन को चूज़ कर सकता है। नेक्स्ट होता है आपके पास रिस्क कंडीशन। रिस्क कंडीशन क्या होती है? रिस्क होता है बेसिकली जहाँ पे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशंस तो होती हैं आउटकम की, बट उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, और जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास इनफ नहीं होती किसी भी डिसीज़न को बनाने के लिए। तो इसी वजह से वहाँ पे रिस्क फैक्टर आ जाता है। जब हमारे पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है तो उस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, हमें रिस्क सिचुएशन पे आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो होती हैं लेकिन हमारे पास वो कंप्लीट नहीं होती, वो यहाँ पर इनकम्प्लीट होती है। तो इस टाइप की जो कंडीशंस होती है वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि 50-50 चांसेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये आपका रिस्क फैक्टर होता है, यानी कि रिस्क कंडीशन होती है जहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा वो रिस्क सिचुएशन के ऊपर लिया जाता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे लिया जाता है। थर्ड आपके पास होता है अनसर्टेनिटी कंडीशन। अनसर्टेनिटी कंडीशन क्या होती है कि जहाँ पे आप प्रोबेबिलिटीज़ भी नहीं लगा सकते हो आप, ठीक है ना। अब आपको प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में भी नहीं मालूम है, और यहाँ पे जो मैनेजर होता है उसको उसके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मतलब होते तो हैं, लेकिन उसके पास ये नहीं उसको पता होता कि उसमें से कौन सी चीज़ें उसके लिए सूटेबल हो सकती हैं और कौन सी नहीं होगी। यहाँ पे बेसिकली वो होपलेस फील करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास यहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं वो अनसर्टेन है। वो यहाँ पे अब ऐसा फील कर रहा होता है कि उसको कुछ मालूम ही नहीं है। यहाँ पे ना तो उसको ऑल्टरनेटिव्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस होती है, ना आउटकम्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस होती है। अब जो इस टाइप की डिसीजंस होते हैं वो हम लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स। हम पढ़ते हैं ना स्टैटिस्टिक्स में, रिसर्च में, कि जब हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाती है तो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स लगाते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे मैथमेटिकल टेक्निक्स को डेवलप किया गया था कि जिसकी वजह से डिसीजन मेकर अनसर्टेनिटी को डील कर सकता है। तो अनसर्टेनिटी एक ऐसी सिचुएशन होगी जिस सिचुएशन में डिसीजन मेकर के पास कोई भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं होगी, और वो क्या करेगा, मैथमेटिकल टेक्निक की हेल्प से उस डिसीज़न को अप्लाई करेगा। और यहाँ पे इनसफिशिएंट डेटाबेस होता है, इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कुछ डेटा है ही नहीं, इनसफिशिएंट है ना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम अनसर्टेन सिचुएशन पे एग्जिस्ट करने लग जाते हैं। अब हम इसको ना इस तरीके से देखते हैं। एक डिसीजन चार्ट होता है बेसिकली डिसीजन मेकिंग कंडीशंस का, तो वो ये देखा जाता है कि डिसीजन लेने की 3 कंडीशन बताई, सर्टेनिटी, रिस्क और अनसर्टेनिटी। अब इन जो कंडीशंस हैं, अब हमें कैसे पता चलता है कि हमारे कब चांसेस हैं बैड डिसीजन लेने के और कब चांसेस हैं हमारे गुड डिसीजन लेने के। तो जब हम लोग सर्टेन सिचुएशन पे होते हैं तो यहाँ पे बैड डिसीजन लेने के लोअर चांसेस होते हैं, ठीक है। और जब हम अनसर्टेन सिचुएशन पे होते हैं तो इस टाइम पे हमारे पास बेड डिसीजन लेने के हायर चांसेस होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक गुड डिसीजन कौन से फेस पे लिया जा सकता है, सर्टेन सिचुएशन पे। सर्टेन सिचुएशन पे जो हमारे डिसीजन मेकिंग होगी वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो हायर होगी। हायर मतलब कि यहाँ पे जो हम डिसीज़न मेकिंग ले रहे हैं वो वैलिड डिसीज़न होंगे, वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। तो यहाँ पे जो सर्टेन डिसीज़न कंडीशन होती है वो हमें एक वैलिड डिसीज़न को फॉर्म करके देती है, पर जो अनसर्टेन होती है वो हमें क्या करके देती है, वो एक डाउनवर्ड, यानी कि यहाँ पे जो हमारी डिसीजंस होते हैं वो बेड डिसीजंस तो ज़्यादा लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, और हमारे जो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो भी थोड़ी सी लोअर रहती हैं। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि कंडीशंस हमारे पास 3 हैं, और तीनों कंडीशन पे कि जब हमारे पास अनसर्टेन सिचुएशन होती है तो गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, और जब सर्टेन कंडीशन होती है तो गलतियाँ उतनी ही कम होती हैं।
अब अगर हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है डिसीज़न मेकिंग की मैनेजमेंट में, तो डिसीज़न मेकिंग की बहुत सारी इंपॉर्टेंस हो सकती हैं। जैसे इम्पॉर्टेंस में सबसे पहली चीज़ होती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन, कि डिसीज़न मेकिंग अगर हम हेल्प कर रहे हैं, अगर हम डिसीज़न मेकिंग को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो हमें क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, सबसे पहला बेनिफिट हमें मिल रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। अब हमें पता है मैनेजरियल फंक्शन कौन कौन से थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यही थे ना मैनेजरियल फंक्शंस। तो मैनेजरियल फंक्शंस को आप प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको पता है आपको किस कंडीशन पे डिसीज़न लेना है और आपके पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स भी हैं और आपको एक बेस्ट डिसीज़न लेना है, तो हम इन सारे के सारे फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब परवेसिवनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, अब हमें पता है जो डिसीजन मेकिंग होता है उसका एक नेचर होता है कि वो परवेसिव होता है। परवेसिव यानी कि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक जगह पे हमें डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है। तो डिसीज़न मेकिंग परवेसिवनेस होता है, यानी कि हर एक लेवल पे, हर एक सेक्टर पे, हर एक डिपार्टमेंट में डिसीज़न मेकिंग हमें हेल्प कर देता है बेस्ट डिसीज़न लेने की। तो इसकी ज़रूरत हमें हर जगह पे होती है। इवेल्युएशन ऑफ मैनेजरियल परफॉर्मेंसेस, कि अब जो भी हमारी परफॉर्मेंसेज होती हैं या मैनेजर्स की जो भी परफॉर्मेंसेज होती हैं हम उनको इवेलुएट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिसीज़न मेकिंग। ठीक है ना, हमें अगर इवैल्यूएट करना है कि किस मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी है या किस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं प्रॉपर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की हेल्प से। सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ऑब्वियसली क्योंकि डिसीजन मेकिंग का तो काम ही यही है कि उसको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना है। तो अगर हम डिसीजन मेकिंग को यूज़ कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ डिसीजन मेकिंग हम एक बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ कर सकते हैं। सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, हम विद द हेल्प ऑफ डिसीजन मेकिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे फंक्शंस, जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो सक्सेसफुली रन हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आपका वेस्टेज ही नहीं होगा किसी चीज़ का। आपके पास सारे ऑल्टरनेटिव्स थे, उन सारे ऑल्टरनेटिव्स में से आपने एक बेस्ट डिसीजन निकाला और उसको यूज़ किया। तो हर जगह से जब आप बेस्ट डिसीजन को ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपके ऑपरेशंस जो भी बिज़नेस के होते हैं, एक्टिविटीज़ जो बिज़नेस की होती हैं, वो सारी की सारी सक्सेसफुल रन करती हैं। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सारे के सारे रिसोर्सेज को आप बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है ना, फिर से वही चीज़ आती है, क्यों, क्योंकि आपका टाइम भी सेव हो जाता है, आपकी मनी भी सेव हो जाती है। तो जब ये दोनों चीज़ें आपकी सेव हो रही हैं तो साथ साथ आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, 6M की जो हम बात करते थे, मैन, मेथड, मटीरियल, मशीनरीज, मार्केट, ठीक है ना, तो उन सारे के सारे रिसोर्सेज को आप प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी वेस्टेज। फेसिंग प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, अब आप विद द हेल्प ऑफ डिसीजन मेकिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिल जाती है कि कैसे आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कैसे आपको चैलेंजेस को फेस करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके डिसीजन मेकिंग की हेल्प से ही कंप्लीट हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का काम ही ये होता है कि बेस्ट डिसीजन लेना है, तो जिसकी वजह से आप वेरियस प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी निकाल सकते हो। जो भी चैलेंजेस आपके पास आएंगे उन चैलेंजेस को भी फेस आउट कर सकते हो, उनको रिड्यूस कर सकते हो। इंक्रीज एफिशिएंसी, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव कर सकती है, क्योंकि ये हर चीज़ों को इवैल्यूएट करती है, हर चीज़ों को चेक करती है, हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करती है, हर तरीक़ों को यूटिलाइज़ करती है। तो जब सारी चीज़ें हो जाती हैं डिसीजन मेकिंग में, तो उसकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन होते हैं उन सब की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी। अब अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो डिसीजन मेकिंग के कुछ टाइप्स होते हैं कि कितने टाइप के डिसीजन मेकिंग हो सकती है। तो एक होती है प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, एक होता है मेजर और माइनर डिसीजंस, रूटीन एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। ये क्या होते हैं, देखिए, प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन बेसिकली वो डिसीजंस होते हैं जो हम नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं और ये रिपीटेटिव होते हैं नेचर में, जिसमें आपकी जो डे
उसके अलावा जो ये इस टाइप के डिसीजंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमें जो इस टाइप के डिसीजंस होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट लेते हैं अकॉर्डिंग टू सम पॉलिसीज़, रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो प्रोग्राम डिसीजन बेसिकली कौन से डिसीजन होते हैं जो आपके रूटीन बेसिस पे लिए जाएंगे, डेली बेसिस पे लिए जाएंगे, और जो मिडिल लेवल लेता है। कैसे होते हैं ये होते हैं जैसे किसी की लीव को ग्रांट कर देना, ऑफिस के लिए कुछ मटेरियल परचेज कर लेना, तो ये आपके प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं जो डेली बेसिस पे कंसिडर होंगे। नॉन प्रोग्राम्ड क्या होते हैं, नॉन प्रोग्राम्ड होते हैं जो स्ट्रैटेजिक प्लान बनते हैं, जिसके अंदर स्पेसिफिक प्लानिंग होती है, जो केवल टॉप मैनेजमेंट या टॉप एग्जीक्यूटिव्स ही ले सकते हैं। जिस टाइप के डिसीजंस वो आपके नॉन प्रोग्राम डिसीजंस के अंदर कंसीडर होते हैं। मेजर और माइनर डिसीजंस क्या होते हैं, मेजर डिसीजंस क्या होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे लिए प्रायोरिटी वाइज सबसे ऊपर होते हैं। तो इस टाइप के डिसीजंस मेजर डिसीजंस होते हैं। जैसे आपको किसी मशीन को रिप्लेस करना है, किसी मैन को रिप्लेस करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को डाइवर्सीफाई करना है या प्रोडक्ट को डाइवर्सीफाई करना है, तो ये मेजर डिसीजन है। यानी कि ऐसे डिसीजन जिसको प्रायोरिटी वाइज सबसे ऊपर रखा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, असेंशियल हैं बहुत। और माइनर डिसीजंस क्या होते हैं, माइनर डिसीजंस होते हैं बेसिकली जो इंपॉर्टेंट होते ही नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे नहीं है। और जैसे आपको एग्जांपल दे दिया, स्टोर ऑफ रॉ मटेरियल, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, स्टोर करना है, इशू करना है, तो ये ऐसे डिसीजंस हैं जो माइनर डिसीजंस हैं, जिनके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जिसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं वो मेजर होते हैं, जिसमें कम एफर्ट्स लगते हैं वो माइनर डिसीजंस होते हैं। रूटीन और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कौन से होते हैं, रूटीन डिसीजंस होते हैं जो डेली डिसीजंस लिए जाएंगे, और जो टैक्टिकल डिसीजंस होते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंटली जो हम डिसीजंस लेते हैं वो हमारे रूटीन डिसीजंस होते हैं, जिसमें एफिशिएंसी हाई चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि वो डेली बेसिस पर बार बार लिए जा रहे होते हैं, उसको हम रूटीन बोल रहे हैं। जैसे लाइटिंग देखना प्रोडक्शन हाउसेस की, कैंटीन फैसिलिटीज़ के बारे में डिसीजंस लेना, पार्किंग फैसिलिटीज़ की, कैब फैसिलिटीज़ की, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेली बेसिस पर डिस्कस करनी होती है। और स्ट्रैटेजिक कौन सी होती है, स्ट्रैटेजिक होती हैं बेसिकली जो आपकी स्पेसिफिक होंगी, और स्पेसिफिक भी कैसी होंगी कि आपको प्रोडक्ट की प्राइस डिस्कस करनी है, प्रोडक्ट को चेंज करना है, जिसमें आपको ज़्यादा एफिशिएंसी की ज़रूरत होगी, जिसमें आपको ज़्यादा पोटेंशियल की ज़रूरत होगी, तो वो आपके स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं जो टॉप मैनेजमेंट लेता है। ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजंस कौन से होते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस होते हैं जो केवल टॉप एग्जीक्यूटिव्स लेते हैं रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये केवल आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं। और पर्सनल डिसीजंस होते हैं जो सिंगल पर्सनल या सिंगल एम्प्लॉय अपने आप ले रहा होता है अपने लिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल डिसीजन। एक एम्प्लॉय की जो पर्सनल डिसीजंस होंगे वो उसके पर्सनल डिसीजंस कहलाए जाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल होते हैं जो रिलेटेड टू दी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजंस क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिसीजंस होते हैं जो सिंगल एम्प्लॉय इन्वॉल्व होता है, एक कोई भी एम्प्लॉय या सिंगल पर्सन अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो वो होगा इंडिविजुअल डिसीजन। और अगर पूरा ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप डिसीजन। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय इन्वॉल्व होगा किसी डिसीजन मेकिंग में तो इंडिविजुअल डिसीजन, और अगर उसके अलावा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप डिसीजन। अब एक लास्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना है या अच्छा डिसीजन मेकिंग करना है तो उसके लिए 3 प्रिंसिपल बताए गए हैं। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, और एक होता है प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी। ये तीनों प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं, अगर आपने ये तीनों प्रिंसिपल्स या तीनों रूल्स को फॉलो किया होता है तो हम एक बेस्ट डिसीजन को फॉर्म कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन बोलता है कि आपको हर एक प्रॉब्लम के बारे में एग्जैक्ट अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है ना, आपको प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ यही है कि अगर आपको कोई भी डिसीज़न लेना है तो उस डिसीज़न के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना, प्रॉपर प्रॉब्लम की अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर जब तक आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो आप डिसीज़न किसके बारे में लोगे। तो प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन बोलता है कि कभी भी डिसीज़न लेने से पहले आपको क्या करना है, आपको प्रॉब्लम के बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। सेकंड होता है प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस। प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस बोलता है अब आपको अवेयरनेस तो हो गई, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ आपके पास
एविडेंस भी होने चाहिए आपके पास जिसके बेसिस पे आप डिसीज़न फॉर्म कर पाओ, क्योंकि आपको ऑल्टरनेटिव्स भी तो बनाने हैं। तो ऑल्टरनेटिव्स कब तक नहीं बनेंगे, जब तक आपके पास एविडेंस नहीं होंगे। तो जो बेसिकली हमारे वैलिड डिसीजंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे एविडेंस के ऊपर, किसी वैलिड प्रूफ के ऊपर। तो विदाउट प्रूफ कोई भी डिसीजन आपका कंप्लीट डिसीजन नहीं होता। तो इसलिए डिसीजन देने के लिए आपको इस प्रिंसिपल को भी फॉलो करना होता है कि जिसमें आपको एविडेंस को इन्वॉल्व करना है। यानी कि कोई भी डिसीजन अगर आप दोगे तो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए, वैलिड प्रूफ होना चाहिए। थर्ड, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी। प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी होता है कि हर एक का व्यू पॉइंट अलग अलग होता है। अगर उसमें ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व हैं तो हर एक पर्सन की बात को आपको कंसीडर भी करना है, हर एक की ओपिनियन को आपको वेटेज भी देना है, और सबकी बात को सुनने के बाद ही आपको अपना डिसीजन फॉर्म करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, ये प्रिंसिपल आपको ये कंसीडर करता है कि आपको हर एक के व्यू पॉइंट्स को, हर एक की ओपिनियन को कंसीडर करना चाहिए डिसीजन मेकिंग जब भी आप कंसीडर करते हो। तो तीनों प्रिंसिपल्स आपको बेस्ट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन बोल रहा था, एग्जैक्ट प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस बताता है कि आपको एग्जैक्ट एविडेंस आपके पास होना चाहिए जिससे आप डिसीजन ले पाओ। और प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी बोलता है कि आपको हर एक के व्यू पॉइंट्स और ओपिनियन को कंसीडर करना चाहिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु 1 एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. If you people have any kind of doubt or any kind of suggestion, so please drop your comment.